लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि डायरिया की कंडीशन में मतलब जब मुझे डायरिया हुआ था तो मैंने क्या-क्या खाया और कौन-सी चीज़ें खा सकते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। उड़द की दाल आपको क्यों खानी है? बहुत लोगों को लगता है कि उड़द की दाल पचने में भारी होती है, नुकसान करेगी। डायरिया हो रखा है तो आपको दलिया खिचड़ी खाना है, हल्का खाना खाना है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि आपको चना खाना है मेनली और चने का आटा खाना है और उड़द की दाल खानी है, वो भी छिलके वाली। इसका रीज़न मैं आपको पुराने वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर मेरा मन किया कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यों ना हम सारा ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें इस पर्टिकुलर सवाल से रिलेटेड। ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, आपको कहीं न कहीं मेरा एडिटर लगा देगा कोई आई बटन में या फिर कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। जड़ी बूटियों का ध्यान है यहाँ, हर दर्द का समाधान है यहाँ। नेहा जोशी से सीखो तुम, आयुर्वेद की पहचान है यहाँ। तो डायरिया में क्या खा सकते हैं? उड़द की दाल खानी है, मैंने बता दिया था आपको। चने का आटा खाना है, ये भी बता दिया था। अब फाइबर की मेन बात आती है कि हमें फाइबर बहुत ज़्यादा लेना चाहिए जबकि आपको डायरिया हो रखा हो। फाइबर क्या काम करता है? पिछले वीडियो में बताया था, अभी फिर से आपको दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ कि फाइबर एक प्रकार से जाली बनाने का काम करते हैं। इनके जो रेशे होते हैं, ये आपके ये एब्ज़ॉर्ब तो होते नहीं है, एब्ज़ॉर्ब होते नहीं है, तो ये एक तरीके की आपस में अड़ के गुच्छे जैसा बना देते हैं जिससे मल जो होता है वो थिक हो पाता है और बार-बार जो आपको लूज़ मोशन हो रहे हैं, जो स्टिकी मोशन हो रहे हैं, वो नहीं होता है। तो फाइबर के लिए अब आप क्या कर सकते हो? लास्ट वीडियो में जो बताया था पालक खाना है। आप जो रोटी बना रहे हो उसमें खूब सारी पालक ऐड कर लो और पालक और चने के आटे की रोटी खाओ। पालक के अलावा आप मेथी खा सकते हो और जितनी भी भाजियाँ होती हैं वो खा सकते हो। लेकिन ये तो आपको पता ही है, कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। सबसे ज़्यादा फाइबर किस फल में होते हैं? थोड़ा-सा सोचो, इमेजिन करो किस फल में होते हैं? बहुत सारे नाम आ रहे होंगे लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा ना सबसे ज़्यादा कौन-सा है? कभी संतरा खा के देखा है? जब हम संतरा खाते हैं, उसको हम मुँह में रख के चूसते हैं, मुश्किल से 2-3 एमएल उसका रस निकलता है, पूरा का पूरा फाइबर ही होता है। उसके ऊपर की पूरी कवरिंग सब कुछ फाइबर ही फाइबर होते हैं उसमें और ये फाइबर ईडेबल है, आप इसे खा सकते हो। अगर हम 1 ग्लास संतरे का जूस निकालें तो फाइबर निकल जाएगा एक बड़ा कटोरा इतना सारा। तो अब आप क्या कर सकते हो, संतरे का ये जो फाइबर है, संतरे का जूस डायरिया की कंडीशन में फ़ायदा नहीं करने वाला क्योंकि ये पित्त प्रधान होता है, ये अम्ल रस प्रधान होता है। पित्त और अम्ल ये दोनों एक-दूसरे के साथ ही होते हैं, तो अगर आप खट्टी चीज़ें खाएँगे तो आपको दस्त और ज़्यादा लगेंगे। तो अब आप क्या करोगे, मुझे थोड़ा-सा बोलने में दिक्कत हो रही है अभी इस समय पर थोड़ा-सा दाँत में एक दर्द है इसी वज़ह से, तो थोड़ा अगर फंबल हो रहा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो अब आप इसमें क्या करोगे? अगर संतरे आपके पास आ रहे हैं, संतरे या मौसम्मी दोनों में से कुछ भी, इसका रस निकाल लो, रस किसी और को पीने के लिए दे दो, उसका जो जूस निकल रहा है वो किसी और को, उसका जो पूरा फाइबर निकला हुआ है, इतना सारा फाइबर निकला हुआ है, उसे चने के आटे के साथ में मिक्स करो और उसकी बढ़िया सी रोटी बनाकर खाओ। टेस्ट में ठीक-ठाक लगेगी क्योंकि फाइबर का कोई टेस्ट अलग से होता नहीं है, वो केवल रेशे-रेशे महसूस होते हैं। तो इसका टेस्ट अच्छा लगेगा, उड़द की दाल बना लो बढ़िया तरीके से और ये संतरे का जो पूरा फाइबर निकला है वो या फिर मौसम्मी का जो फाइबर निकला है, उसको आटे के साथ में मिक्स करके इसकी रोटी बना लो। तो ये आपके डायरिया को रोकने का काम करेगी। बहुत सारा फाइबर आपको पहुँच जाएगा, मल आपका वापस से थिक होने लगेगा। और क्या कर सकते हो? कुछ और यूनिक आपको बताएँ तो? अगर आप हर्बल की तरफ जाना चाहो, मैंने कई बार अपना वो बताया जो आजकल हर्बल चल रहा है, नेचुरोपैथी चल रहा है, ये सब आयुर्वेद के ही बच्चे हैं। कहीं न कहीं से आयुर्वेद की ही शाखाएँ हैं, अलग-अलग जो निकली हुई हैं। तो अगर आप हर्बल की तरफ जाओ, तो जो छोटे-छोटे से स्टार्टिंग वाले आम के पत्ते होते हैं। आम क्या होता है? कषाय रस प्रधान होता है, खास तौर से विशेष रूप से आम के पत्ते। आम के पत्ते पुराने पत्ते नहीं, जो लंबे-लंबे पत्ते हो जाते हैं, इतने बड़े-बड़े बिल्कुल सूखे ड्राई हो जाते हैं, वो नहीं खा सकते आप। छोटे-छोटे से पत्ते, मतलब इतने-इतने से छोटे-छोटे पत्ते आते हैं। आम के पत्ते ज़्यादा नहीं लेना है, 4-5 पत्ते, छोटे-छोटे वाले पत्ते। इसको क्रश करके कैंची से या चाकू से या किसी भी काटने वाली चीज़ से, जैसे धनिया चॉप करते हैं ना, वैसे हल्का-हल्का चॉप कर लो और फिर इस आम के पत्ते को रोटी के साथ में मिला करके इसकी रोटी बना के खाओ। एडिबल है, आम के पत्ते जो छोटे-छोटे होते हैं, इनको आप खा सकते हो, कोई टॉक्सिन नहीं होता इनके अंदर कि आपको कोई ज़हर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप खा सकते हो आम के पत्ते 3 से 4 पत्ते लेना है, 5 पत्ते लेना है, मतलब छोटे-छोटे वाले, इतने नए-नए वाले जो पत्ते आते हैं वो लेने हैं। आम के पत्ते नहीं तो दूसरा उससे भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है शीशम के पत्ते। शीशम के पत्ते
सभी प्रकार के जो डायरिया है, डिसेंट्री है, ल्यूकोरिया है, जिसमें आपके अधोमार्ग से लिक्विड के रूप में कुछ बाहर निकलता है, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। फीमेल को तो ल्यूकोरिया में शीशम के पत्ते दिए ही जाते हैं। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को जिसको बहुत ज़्यादा पेशाब लगती है बार-बार, उन्हें भी शीशम के पत्ते खाने के लिए या चबाने के लिए दिए जाते हैं। तो शीशम के पत्ते करना वही है 7-8 या शीशम पे थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हो आम के मुकाबले। शीशम के पत्ते 10-12 पत्ते लेके या तो उसको क्रश करके उसका जो पूरा फाइबर है उसको चबा लो या फिर डायरेक्टली पत्ते ही चबा लो। नहीं कर सकते, पत्ते काटो, उनका कोई अलग से स्वाद नहीं होता है कि कड़वे, खट्टे, मीठे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बारीक से उनको चॉप करो, चने या आटे के साथ में मिलाओ, इसे खा लो। ये आपको फ़ायदा करेंगे। ठीक है? तीनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। मुँह में रख के चबा लो सीधे-सीधे, क्रश करो और उसके बाद खा लो उसको, है ना? घर पे जो मिक्सी कूटने वाला जो होता है, अदरक कूटने वाला होता है, उसमें क्रश करो और खा लो। नहीं खा सकते तो रोटी के साथ में मिला के खा लो या पराठा जैसा बना के पतली-पतली रोटी बेलो, बीच में इसका पूरा शीशम के पत्तों का जो पूरा एक क्रश किया हुआ निकला है, इसको रख दो, रोटी बनाओ बढ़िया से और उसको खा लो। इसमें कोई अलग से आपको कड़वा, खट्टा, मीठा कुछ टेस्ट नहीं आएगा, हल्का-सा कसैलेपन का स्वाद आएगा, बिल्कुल नाम मात्र का और ये आपको नुकसान बिल्कुल नहीं करने वाला। ये सारी चीज़ें डायरिया, डिसेंट्री की कंडीशन में मैं बता रही हूँ, ठीक है? ध्यान रखना इस बात को। फिर और क्या कर सकते हैं इसमें? कषाय रस में आयुर्वेद में यहाँ आयुर्वेद आ जाएगा, है ना? कषाय रस में आयुर्वेद में आम की गुठली जो होती है ना, गुठली के अंदर जो आम का बीज होता है, ये कषाय रस में बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में बोला जाता है, मतलब कि ये स्तंभन गुण वाला होता है। तो अगर आप चाहो, अगर आपको बार-बार डायरिया की प्रॉब्लम होती है, अभी आम का सीज़न भी आ रखा है, तो आम की जो गुठली होती है और गुठली को क्रश करने के बाद उसके अंदर का जो बीज होता है, इसको आपको धूप में सुखा लेना है, इसका पाउडर बना के आप रख सकते हो। आधे चम्मच की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार हल्के गुनगुने गर्म पानी के साथ में या सादे पानी के साथ में आप इसे ले सकते हो। कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, फ़ायदा करेगा डायरिया या डिसेंट्री की कंडीशन में। बार-बार कंडीशन पहले बोल रही हूँ। लोग क्या करते हैं, किसी होम रेमेडीज़ या टिप को ना यूनिवर्सल मान के इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो बड़ी दिक्कत आ जाती है। ये सारी चीज़ें कब है, जब आपको 2-4 दिन से किसी कारण से डायरिया हो गया है। कहीं गए थे, शादी-ब्याह में कुछ खा लिया तो हो गया या कोई मेडिसिन खा ली, जैसे मेरे साथ हुआ था। मैंने गलत मेडिसिन खा ली जिसकी वज़ह से मुझे डायरिया हो गया। ऐसी कंडीशन है तब ये होम रेमेडीज़ या नुस्खे मैं आपको बता रही हूँ। सीरियस प्रॉब्लम हो रखी है, आईबीएस हो गया है, आईबीडी हो गया है, 6-7 महीने पुराना आपको रिकरेंट डायरिया या डिसेंट्री हो रहा है। आप बोलोगे कि एलोपैथी घुसेड़ रही है, तो हिंदी में बोल देते हैं। अगर आपको प्रवाहिका हो गया है, यदि आपको संग्रहणी हो गया है, यदि आपको गृहिणी रोग हो गया है, यदि आपको अतिसार रोग हो गया है, हिंदी के नाम है उसी चीज़ के, तो आपको इनका प्रयोग नहीं करना है। मतलब तो डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। लेकिन यदि अचानक से 1-2 दिन से किसी कारण से आपको डायरिया हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप इज़िली ट्राई कर सकते हो, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। फिर इसमें कषाय रस में अगर आपको घर के अंदर कुछ देखना है, जो कि बहुत अच्छा होता है, मसाले देखें, मसाले में जितने भी आप सब्ज़ी में देखते हो, हल्दी नहीं यूज़ कर सकते, नुकसान करेगी। काली मिर्च, लौंग नुकसान करेगी, डेफ़िनिटली नुकसान करेगी अगर आप इसमें ले रहे हो। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि यार डायरिया हो गया है, इसका मतलब पेट में अग्नि खराब हो गई है, मंदाग्नि हो गई है, तो और ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें या काली मिर्च, लौंग ये सब लेना चालू कर देते हैं, ये नुकसान करेगा। फ़ायदा करेगा जीरा। जीरा संग्राही होता है, यानी कि ये बाँधने वाला होता है। जीरे को भूँज करके भी ले सकते हो या फिर जीरे को कच्चा जीरा जो होता है, उसका पाउडर बनाकर भी आप सादे पानी के साथ में ले सकते हो या फिर जीरे वाली रोटी भी खा सकते हो, ये भी आपको फ़ायदेमंद करेगी। फिर धनिया बहुत अच्छा है। धनिया पाउडर अच्छा नहीं है, लेकिन जो धनिया डायरेक्टली हरा धनिया आता है, इसको चॉप करके आप रोटी के साथ में, जैसे मैंने बताया ना पालक के साथ में आपको रोटी बनानी है, ऐसे धनिया की रोटी बना सकते हो, ये भी आपको फ़ायदेमंद होगी। ये शरीर के अंदर पित्त को भी शांत करेगी, मल को बाँधने का भी काम करेगी। तो ये इतनी सारी ईज़ी टू अवेलेबल होम रेमेडीज़ हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो और इन सब का इस्तेमाल करने से निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। कब फ़ायदा होगा? फिर से इंडिकेशन बता रही हूँ। जब आपको 1-2 दिन से ज़्यादा 3-4 दिन से किसी कारण से आप मार्केट गए, कुछ खा पी लिया, फूड पॉइज़निंग हो गई, डायरिया हो गया, किसी के यहाँ शादी-ब्याह में गए थे, वहाँ कुछ खाने-पीने में आ गया और डायरिया हो गया आपको या कुछ भी ऐसी 2-4 दिन वाली कंडीशन है, वहाँ आपको फ़ायदा करेगा। यदि आपको लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है, तो होम रेमेडी से ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय। जीवन का ये अनमोल
खजाना, स्वास्थ्य का है ये प्यारा तराना। दतनिया संग चलो, आयुर्वेद को अपनाओ।